हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे और आप अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। तो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी केमिस्ट्री में। कल हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक का डिस्कशन किए थे और बोले थे कि हो सके कि क्लास 2 हो जाए बट टॉपिक लास्ट है। तो कल इस टॉपिक में टोटल 5 टॉपिक थे, यानी 5 गो जो थे चुंबकीय पदार्थ है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय। आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिलौह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय। तो इसमें से जो शुरुआत का 3 है वो हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो चैनल पर वीडियो पड़ा है और आराम से समझ सकते हैं उसको और देख सकते हैं, ठीक ना। आज का हमारा इस चैप्टर का लास्ट 2 टॉपिक है, 2 टॉपिक जिसका नाम क्या क्या है, प्रति फेरोचुंबकीय और फेरी चुंबकीय। प्रति फेरोचुंबकीय समझने के लिए आपको सबसे जो जरूरी चीज़ है वो है आपको फेरो समझना। अगर आप फेरो समझ गए तो आप प्रति यानी एंटी फेरो भी समझ जाएंगे। चलिए समय देर ना करते हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा क्या, प्रतिलौह चुंबकीय यानी एंटी फेरो मैग्नेटिक। तो सबसे तो पहले आपको फेरो समझना होगा, उसके बाद आप एंटी फेरो समझिएगा। देखिए फेरो में जो डोमेन की संरचना होती है, फेरो में डोमेन की संरचना कुछ इस तरह से होती है। पहले ये देखिए डोमेन क्या होता है, ये बताया हुआ है। तो जब लौह चुंबकीय पदार्थ के जो आयन होते हैं वो आपस में एकत्रित हो जाते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ के आयन आपस में इस तरह से एकत्रित हो जाते हैं और इस एकत्रित होकर बने खंड को डोमेन कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से एकत्रित होकर बने खंड को ही क्या कहा जाता है, डोमेन कहा जाता है। और इनमें जो होता है इलेक्ट्रॉन यानी डोमेन का जो संरेखन होता है सभी एक दिशा में होता है, सभी एक ही दिशा में और होते हैं ऊपर की ओर, जिसको हम लोग अदर वे में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसी कारण इसमें ज़बरदस्त आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है। ठीक है, बट आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है प्रतिलौह चुंबकीय। यानी देखो एंटी, अगर आप थोड़ा सा इस वर्ड को समझे, यहीं से आप पढ़ने में ठहर जाए। एंटी का अर्थ होता है दुश्मन। हमारे एंटी में कौन खड़ा है, जैसे होता है ना उम्मीदवार, जैसे कि यहाँ से कोई प्रत्याशी मान लीजिए रामलाल खड़ा है तो इसके विरोध में जो है रमन खड़ा है। ठीक है, तो वही होता है एंटी, यानी कि इसका जो अरेंजमेंट डोमेन का इस तरह से है, इसके जस्ट विपरीत होगा। देखिए लैंग्वेज में भी कहा गया है कि वैसे ठोस पदार्थ जिनकी डोमेन संरचना लौह चुंबकीय पदार्थ के सदृश होता है, सदृश मतलब उसी के समान होता है, परंतु इनके डोमेन एक दूसरे के विपरीत अभिविन्यासित होते हैं। परंतु जो इनका डोमेन होता है वो एक दूसरे के अपोजिट विन्यासित होता है। जैसे देखिए सब एक दिशा में है, अगर इसका डोमेन को बनाया जाए तो ये इस तरह से बनेगा। अगर आप पूछे कि क्या 6 ही बनाना जरूरी है, तो नहीं, आप 8 भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं। मसला ये है कि इसको जोड़ा रखना है, मतलब इक्वल हो, बोल सकते हैं सम संख्या में हो, विषम नहीं हो। ठीक है ना। तो देखिए ये बोला है कि इनके विपरीत अभिविन्यासित होता है, यानी कि एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे, तथा एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। सिंपल सा बात है। मान लीजिए यहाँ कोई चीज़ है, ठीक है, यहाँ कोई चीज़ है और इधर से एक आदमी को लगा दिया गया है और इधर से भी एक आदमी को रस्सी पकड़ के, देखो माथा से हाथ निकल रहा है, खींच रहा है, और इधर से भी जो है एक आदमी है जिसका भी पोटेंशियल सेम है। दोनों सेम ताकत का है, मतलब इमेजिन करो कि जो दोनों का जो बल है वो बराबर है। और बताओ ये अभी कहीं भी विस्थापित हो पाएगा? तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, जिसके कारण इसका जो चुंबकीय आघूर्ण होगा क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो यही ये कहा है कि वैसे ठोस पदार्थ जिनके डोमेन संरचना लौह चुंबकीय के समान होते हैं, परंतु जो इनका अरेंजमेंट होता है डोमेन का वो एक दूसरे के विपरीत होता है, जिसके कारण इनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है, और इसे हम लोग प्रतिलौह चुंबकीय कहते हैं। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। अब हमारा अगला टॉपिक है फेरी चुंबकीय पदार्थ। कौन सा पदार्थ?
फेरी चुंबकीय पदार्थ। देखिए फेरी चुंबकीय पदार्थ किसको कहते हैं? वैसे ठोस पदार्थ जिनमें डोमेन की संरचना, जिनमें डोमेन का संरेखण जो होता है समानांतर एवं प्रति समानांतर दिशाओं में क्या होता है, दिशाओं में असमान होता है। यानी ये हो गया, देखिए समांतर प्रति समांतर, समांतर प्रति समांतर, समांतर प्रति समांतर, इन दिशा में जो होता है अरेंजमेंट असमान होता है। यानी कि ये भी इसी तरह से विन्यासित होते हैं, लेकिन ये इक्वल मात्रा में है जबकि ये अनइक्वल मात्रा में होता है। मैंने ऐसे समझ चाहिए 3 4 5 1 6, ये मान लीजिए 2 ऊपर 1 नीचे, 2 ऊपर 1 नीचे। यानी देखो समानांतर प्रति समानांतर तो ये भी अरेंज है, एक दूसरे के अपोजिट ये भी अरेंज है, बट जो अरेंजमेंट है वो इक्वल मात्रा में नहीं है। सो इनमें साफा जो होता है एकदम 9 के बराबर चुंबकीय गुण होता है, जबकि इसमें कुछ हद तक होता है। यानी कि ये बात समझ जाइए कि जो खींच रहा है इसके पास थोड़ा सा पोटेंशियल ज़्यादा है, जबकि इसके पास थोड़ा सा पोटेंशियल कम है, तो थोड़ा सा तो इधर विस्थापित हो ही सकता है, होगा ना। तो चलिए ये था आज का हमारा लास्ट टॉपिक और लास्ट क्लास का लास्ट लेक्चर चैप्टर 1 का। तो इसको हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं और एक क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट कराते हैं, वो कराएं उससे पहले आप इस टॉपिक को चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं अथवा रोककर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखेंगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 में बिहार बोर्ड द्वारा इस प्रश्न को पूछा गया है और इससे पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी ये प्रश्न आता है कि कांच कैसा ठोस है, ठीक है ना, या दे देता है कि निम्न में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। तो कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है और अक्रिस्टलीय ठोस को जो है अतिशीति द्रव माना जाता है। तो क्वेश्चन कांच को अतिशीति द्रव क्यों कहा जाता है या क्यों माना जाता है, ऐसे करके ही पूछता है। जैसा आप पीछे लिखा हुआ देखकर समझ गए होंगे, क्वेश्चन हमारा क्या है कि कांच को अतिशीति द्रव क्यों कहा जाता है। वाही कांच इज नॉन एज सुपरकूलेट लिक्विड। कांच को अतिशीतित मतलब बहुत ही, अतिशीतित मतलब बहुत कम रूप में जो बहने वाला द्रव होता है उसके तरह क्यों माना जाता है, जबकि कांच एक ठोस है। सबको पता है कांच सॉलिड है, लेकिन ये अक्रिस्टलीय अमोर्फस सॉलिड है। तो देखिए हमारा आंसर क्या है, कहा गया है कि कांच में बहाव के गुण होते हैं। कांच में द्रव की भांति यानी द्रव की तरह बहाव के गुण होते हैं, जिसे हम पुरानी इमारतों के खिड़कियों पर लगे कांच पर देख सकते हैं। अगर आपके आस पड़ोस में कोई पुरानी बिल्डिंग हो या कहीं आप घूमने देखने जाते हैं, वहाँ देखिए अगर कोई पुराना बिल्डिंग हो जिसमें लाइक 50 साल 60 साल राजाओं महाराजों के जो समय का होता है, या 50-60 साल पुराना बिल्डिंग हो जिसके खिड़की लगा हो और उसमें कांच की खिड़की जो लगा हो, उसका अगर आप कहा गया है निचली सतह जो होता है जिसको हम लोग पेंदा कहते हैं, उससे ना नहीं हो कोई आदमी कोई बात को कहे और नहीं करे, या कह दे कि हम इसको कल तक कर लेंगे और नहीं करे, या बार बार बात को कह के टल जाए, तो उसको हम कहते हैं बिन पेंदी का लोटा है। बिन पेंदी का लोटा है, यानी बात टारने वाला इंसान या कमजोर इंसान के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि ये बिन पेंदी का लोटा है। या मान लो कोई सीक्रेट बात आपको उसको बता दिए, वो ले जाके पूरे मोहल्ले में छींट दिया, ठीक है। तो वही बात कि एकरा कुछो पचता नहीं है भैया, लोटा निचला सतह बिना पेंदी का होता है, ऊपर से डालिए नीचे से निकल जाए। हम लोग स्टूडेंट को किसी को कहते हैं, सबको नहीं कहते हैं, कहना भी उचित नहीं है कि बहुत समझाने के बाद उसको पढ़ा दे, बाकी लास्ट में खा लेता है बिन पेंदी के लोटा है भाई, तो हमें कुछ टिकता नहीं है। इसको शॉर्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, हमारा आंसर क्या है हमारा, कि कांच में द्रव की तरह बहाव के गुण होते हैं, जिसे हम पुरानी इमारतों के खिड़कियों पर लगे कांच पर देख सकते हैं कि उसका पेंदा यानी निचली सतह जो भी समझा दिए, ऊपर की अपेक्षा कुछ मोटा होता है, कुछ मोटा होता है। भले ही इसका जो बहाव हो, यानी कि वो आप ऐसा नहीं कि आज इसी कारण देखिए पुरानी इमारत कहा गया, यानी पुराने बिल्डिंग का बात हो रहा है, पुरानी कांच का बात हो रहा है। ऐसा नहीं कि कोई नया कांच अपने घर में लगा दीजिए और 2 साल के बाद 1 साल के बाद या 10 दिन के बाद आप चेक कीजिए, पैरामीटर लेकर मापिए, कहिए कि सर आप तो गलती बता दिए। इसलिए पहले ही समझा दे, पुरानी कांच का बात कर रहा है, भले ही इसका भाव धीरे धीरे हुआ हो, इसलिए कांच को क्या कहा जाता है, अतिशीति द्रव कहा जाता है। तो ये चैप्टर 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमें आज इसको कंडक्ट करा दिया। मिलेंगे
हम लोग अगले क्लास में एक और अच्छा सा चैप्टर के साथ और उसके अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, सिर्फ देख के निकल रहे हैं, तो लास्ट में लाइक कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए हम हाथ जोड़ लिए हैं, नहीं कहेंगे। आपका काम का था तो आप लास्ट तक टिके होंगे, शुरुआत में ये सब बात नहीं किए। तो आपके काम का होगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके काम का नहीं है तो आप पे कोई पाबंदी नहीं है। धन्यवाद।